हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, यह हमारा आफ्टरनून सेशन है और इस आफ्टरनून सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की बात करते हैं। आज के टॉपिक का क्या नाम है? आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये शॉर्ट वीडियो। तो हमेशा की तरह सबसे पहले कि क्यों वाई वी आर डिस्कसिंग इस पॉइंट पर, या आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्यों बात करते हैं, इसके पीछे की या इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है, कारण है, उसको जानते हैं। तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिस्पांस दिया है एक पीआईएल के ऊपर जो कि 2019 में फाइल की गई थी। इस पीआईएल में सरकार से पूछा गया था कि वेदर द गवर्नमेंट इज हैविंग एनी इंटेंशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अगेंस्ट या इस पीआईएल के जवाब में जो है सरकार ने सीधा सीधा कह सकते हैं कोर्ट को जो है अपना जो है डिसीजन दे दिया है कि राइट नाउ देयर इज नो पब्लिक पॉलिसी विच इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो साफ साफ कोर्ट को भारत सरकार ने बोल दिया है कि अभी उनके पास इस तरह की कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं है जिसके तहत वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। साथ में साथ प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन को जो है एक रिक्वेस्ट भी भेज दी है कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जो है एक बार जो है एड्रेस करें और सरकार को जो है जो भी नीडफुल रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशंस सजेस्ट करें। अभी भी जो है कह सकते हैं हम बात कि सरकार जो है लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर वो जो है एक होलिस्टिक एक बड़ा जो है ड्राफ्ट तैयार करें और उसके जो इश्यूज हैं उनको फ्रेम आउट करके सरकार को थोड़ा सा हेल्प आउट करें। अब चलिए हम समझते हैं कि यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिर में मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो अगर सरल और आसान भाषा में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझना हो तो क्योंकि भारत क्या है एक बहुत बड़ा देश है और बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। यहां हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहां पर जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी ज्यादा है, बहुत सारे रिलीजन के लोग इस देश में रहते हैं और जिसके कारण से उनके अपने अपने क्या है कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मैरिज की बात करें, डाइवोर्स की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें और एडॉप्शन की बात करें। तो ये सभी जो सिविल लॉज हैं वो रिलीजन के अकॉर्डिंगली गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब हम इस्तेमाल करते हैं या इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम ऐसा चाहते हैं कि भारत में एक कानून हो, देयर शुड बी वन लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन द इंटायर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। इस देश की जो जनसंख्या है उसके लिए एक कानून हो और ये जो कानून हो वो उनके पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करे। तो पर्सनल मैटर्स की बात जैसे मैंने कहा कि शादी की बात कर ले, डाइवोर्स की बात कर ले, इनहेरिटेंस की बात कर ले, एडॉप्शन की बात कर ले, तो इन सब को लेकर जो भी नियम कानून हो वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हो, और यही उद्देश्य यही ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। चलिए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, संवैधानिक प्रोविजंस की क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो देखिए यहां संविधान जो है आर्टिकल 44 के तहत, भारतीय संविधान आर्टिकल 44 के तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। वो सीधा सीधा कहता है कि राज्यों को द स्टेट शैल एंडेवर, दैट मीन्स राज्यों को जो है इस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के नागरिकों के ऊपर या भारत के नागरिकों के लिए जो है एक जैसा कानून बनाने की कह सकते हैं पहल जो है सरकार को करनी चाहिए और ये डायरेक्शन आपको मिल रहा है कह सकते हैं आर्टिकल 44 के तहत। अब जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 44 देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा होने के कारण क्या होगा, उसको जो है आप क्लियरली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, एज इट इज आप उसको जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।
डीपीएसपी इज नॉट गारंटीड। अब इस बात को कैसे मैं प्रूव कर सकता हूं? तो संविधान में जो है आर्टिकल 37 जो खुद डीपीएसपी का पार्ट है उसको पढ़ते हैं, और वो कहता है कि जो प्रोविजंस हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के, वो क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट में जाकर डीपीएसपी के प्रावधानों को जो है लागू नहीं करवा सकते हैं। यहां पर ये क्या है? ये जो चैप्टर है ये क्या है? डायरेक्शन है। सरकारों के लिए क्या है? ये डायरेक्शन है कि जब उनके पास सामर्थ्य हो, जब उनके पास रिसोर्सेज हो, तो इन डायरेक्शंस को फुलफिल करने की उन्हें पहल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टेटस की। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यहां पर अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लगभग लगभग करीब हैं। दे डू फॉलो यूनिफॉर्म कोड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लें, संविधान नियम की बात कर लें, तो देखिए यहां पर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, ठीक इसी प्रकार से सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर लें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात कर लें, पार्टनरशिप एक्ट की बात कर लें और एविडेंस एक्ट की बात कर लें, तो ये सभी के सभी कानून जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, देखिए यहां पर क्या है, आप किस धर्म से हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी क्या डाइवर्सिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कानून जो है आपको एक नजर से देखता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कानून जो है ऑलरेडी जो है यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। तो दे आर क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म कोड, जिनके मैंने अभी एग्जाम्पल लिए। लेकिन यहां पर जो है बहुत सारे इन कानूनों में हम लोगों ने क्या किया है, समय के साथ जो है अमेंडमेंट भी किए हैं। हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और इन अमेंडमेंट के पीछे कारण क्या है कि जो भारत की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो है हम यहाँ पर क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। स्टिल वी कैन से दैट कि ऑल दीज एबव मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी सेकुलर सिविल लॉज। सेकुलर सिविल लॉज का मतलब क्या है कि दे आर नॉट सो मच गवर्न्ड बाय द रिलीजन। वो क्या है, दे आर रिलीजियसली न्यूट्रल, ओके। और यहां पर अगर हम रीसेंट एग्जांपल दें तो देखिए यहां पर भारत सरकार ने 2019 में यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को ड्राफ्ट किया है। तो यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, ये कानून एकदम एक समान है, सभी धर्मों के सभी जो वर्ग हैं, सभी जो कह सकते हैं भारत के निवासी हैं, उनके लिए एक जैसा कानून है ये यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, इसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं हम लोग कि व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारे पर्सनल लॉज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा कि यहां पर जो वनरेबल सेक्शन है, जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी में, उसको क्या कर रहे हैं हम, एक तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और इन वनरेबल सेक्शन में हमारे कौन कौन आएंगे, महिलाएं आती हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बिलोंग कर सकती हैं। और इन सभी महिलाओं को हम क्या करेंगे, एक तरह से प्रोटेक्शन देने की बात करेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों? क्योंकि एक जैसा कानून रहेगा, तो उनकी शादी के लिए, उनकी डाइवोर्स के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए एक जैसा कानून रहेगा, आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो। दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, क्योंकि देखिए रिलीजियस लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड कर लेकर आएंगे तो दीज लॉज आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इनको बहुत सिंपल रखना है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जैसे कि आज की डेट में हम देखें, मैरिज लॉज की बात करें, मैरिज सेरेमनीज की बात करें, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इनहेरिटेंस का जो प्रोविजन है अलग अलग धर्मों में, इसके कह सकते हैं मुस्लिम लॉ का अलग है, हिंदू लॉ का अलग है, क्रिश्चियनिटी का अलग है। तो यहां पर क्या है, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंप्लीफाइड जो है सिस्टम लेकर आएंगे, लॉ लेकर आएंगे, जिसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हो वो खत्म हो जाए। तो ये सेकंड इंपैक्ट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हम तीसरी बात कर सकते हैं कि जो हम प्रियम्बल को अगर पढ़िए तो प्रियम्बल में टर्म यूज किया गया है सेकुलरिज्म।
सेकुलरिज्म की बात की जा रही है कि दैट मीन्स जो रिलीजन होगा या जो स्टेट होगा उसके लिए रिलीजन जो है न्यूट्रल होगा, स्टेट इज गोइंग टू बी रिलीजियसली न्यूट्रल। तो यहां पर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अप्लाई करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम कहीं ना कहीं इस सेकुलरिज्म के और करीब जाने की एक कह सकते हैं एक कदम और आगे रखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू गिव अ बिग मैसेज कि यस, इंडिया इज अ सेकुलर country, and how it is because we have simple and single rules and regulation for all the citizens of India। ठीक है, तो आपकी जो भी रिलीजियस आइडेंटिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियम कानून क्या होंगे, सेम होंगे। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होगा वो होगा जेंडर जस्टिस के ऊपर। जेंडर जस्टिस कैसे कि देखिए यहां पर क्या है, आज की डेट में जैसे महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं का जो पोजीशन है मुस्लिम लॉ में अलग है, उनके लिए पर्सनल लॉ अलग पोजीशन बना रहा है, हिंदू लॉ की पोजीशन अलग है, इसी तरह क्रिश्चियन लॉज की अलग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कई बार जो ये महिलाएं, क्योंकि वो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इनकी पोजीशन अपने अपने पर्सनल लॉ में अलग अलग है। तो कहीं पर पोजीशन अच्छी है, कहीं पर क्या है पोजीशन थोड़ी सी बुरी है। तो ऐसे में जो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक कानून लाते हैं, सिंगल लॉ लेकर आते हैं, तो यहां पर ये जो महिलाएं हैं इनके साथ जो है जस्टिस हो सकेगा। दैट मीन्स इनके लिए यूनिफॉर्मिटी हम क्रिएट कर पाएंगे, किसी तरीके का जो जेंडर बायसनेस है वो खत्म हो जाएगा विद द इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये शॉर्ट वीडियो, कमेंट में करके या चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माई सेल्फ पंकज मिश्रा, साइनिंग ऑफ from this platform।